हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12 का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चा। और आज की क्लास इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया ये लेक्चर नंबर 5 है और हम लोग इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू भी जिसे आप कहते हो, और वेरी शॉर्ट यानी कि वीएसए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है, सीखना है और मेरे प्यारे बच्चों एकदम याद कर लेना है। चलो तो स्टार्ट किया जाए। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैलोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर विल। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चा चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट चेंज नन ऑफ दीज। मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन में, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज हमने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें हमने बात किया था मेरे प्यारे बच्चों कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है रजिस्टर का जिसमें 4 रजिस्टर जुड़े होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हम लोग व्हीट स्टोन बैलेंस कंडीशन को देखते थे, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस वाला फॉर्मूला हमारे सामने आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इफ बैटरी एंड गैलोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर। तो मेरे पास जो डिफ्लेक्शन जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ओनली बैलेंस पर, बैलेंस कंडीशन पे। ठीक है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा? नॉट चेंज हमारे पास सही आंसर होना। ठीक है, क्या आंसर होगा? नॉट चेंज। वो किसी पर मतलब डिपेंड नहीं करेगा। आप बैटरी के जगह पे गैलोमीटर लगा दो या गैलोमीटर के जगह पे बैटरी लगा दो। ठीक है, याद आ रही बातें? बोलो। अगर मैं फिगर बना दूं तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हमारे पास फिगर था। अगर मैं छोटा सा फिगर बना दूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, तो हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज का फिगर जो ऐसा था, ठीक है, ऐसा हम लोग बनाते हैं। यहां हमारे पास बैटरी होती है, तो इसको मैंने P कहा था, Q कहा था, R कहा था, S कहा था, और बीच में एक गैलोमीटर यानी कि G हम लोग जोड़ देते हैं। ये प्लस माइनस V है। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास था। तो अगर गैलोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, ये फिगर मेरे प्यारे बच्चों सिमेट्री शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, ठीक है जी, हैव रेडियाई R एंड 2R रिस्पेक्टिवली। तो चलो हम लोग 2 कॉपर वायर बना लेते हैं। हमारे पास 2 कॉपर वायर है, मटेरियल सेम हमारे पास, रेडियाई थोड़ा सा इसका चौड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, बहुत सही सर, बहुत सही। मान लो इसका लेंथ मेरे प्यारे बच्चों L है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 2L हो गई, और इसकी रेडियस कितनी हो गई? 2R हो गई। ये वायर 1 है, ये हमारे पास वायर 2 है। ठीक है बच्चा। अच्छा, कह रहा द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग हमने सीखा था, क्या सीखा था सर? कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि जिसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हो, तो वो तो बच्चा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
उसके रेडियस और उसके लेंथ पे नहीं। अगर यहाँ पे केवल और केवल रेजिस्टेंस की बात होती तब हम लोग कुछ काम करते। जैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने देखा तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मान लो अगर रो 1 है, क्या है, रो 1, इसका मान ले रो 2, तो रो 1 और रो 2 क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। हमको बस मटेरियल से मतलब है, बाकी किसी भी चीज से मतलब नहीं। या आप कह लो कि अगर इसको रो कह दो तो इसका भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ठीक है, क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों अपने हमने कहा कि ये सभी किरचॉफ लॉ, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन बच्चों 22 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया आपके जैक बोर्ड में। और ये जो क्वेश्चन है आपने देखा बच्चों 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन 2024 आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर ही हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपसे कह रहा हूं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो हमने सीखा था सर कि हमारे पास किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। पहला क्या था बच्चों, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है बच्चा, अच्छा केसीएल की बात की थी हमने बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात की थी, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल। ठीक है, फिर मैंने अपने प्यारे बच्चों को सिखाया था कि ये दोनों लॉ मेरे प्यारे बच्चों, केसीएल जो होता है वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और जो केवीएल होता है वो मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यानी कह रहा है लूप रूल, लूप रूल कौन सा है बच्चे, ये वाला, केवीएल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो जैसे मैंने अपने प्यारे बच्चों को सिखाया, क्या सिखाया था जी, कि जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो जो भी डेटा आपको गिवन है आप साफ साफ उसको लिखते चलें। ठीक है, तो आप लिखेंगे गिवन, क्या क्या बच्चों गिवन है, आप बोलेंगे सर वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको गिवन है जी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चा, कह रहा है इट्स मोबिलिटी इज, मोबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों म्यू इक्वल्स टू वीडी बाई ई। ठीक है, वीडी हमारे पास हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, और ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10। तो मेरे प्यारे बच्चों 2.1 से 4.2 दो बार में जाएगा, और पावर की बात अगर किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है ये हो गया 2 पावर यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 4, और इसको खुदा के ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस का 10। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 के पावर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी भैया, है ना, क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगी। ये प्लस का 10 है, तो चलो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 कहाँ है हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ध्यान देना है कि -6 या +6, तो एक बार मैं देख लेता हूं नीचे +10 था ना, हाँ जी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर 5,
मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला था, रिलेशन था, हमने इसको डिराइव किया था, अगर आपको याद हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर अ कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए कि हमने किया था जे इज इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर, ठीक है। तो ये कहाँ है जी? अपने पास ऑप्शन बी दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है जी? हाँ जी, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा वो सभी मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को आप देखते चलिए, यहाँ पे आपका बोर्ड मेंशन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ दिस, यानी कि आई की वैल्यू आपको गिवन है 1 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, माइक्रो का मतलब आप बोलेंगे सर 10⁻⁻⁻6 और ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक बात है, हाँ जी, एकदम बढ़िया बात है। इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, यानी कि Q की वैल्यू हमको पता ही है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो Q लिख लेते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। कह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर इज। ये मेरे पास फ्लोइंग होना चाहिए, ठीक है, फॉलोइंग नहीं, फ्लोइंग। अरे क्या कर दिया? चलो यहाँ एफ फ्लोइंग, ठीक है। तो क्या हो गया? हाँ जी, तो हमको क्या निकालना बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। तो मेरे प्यारे बच्चों को निकालना है एन की वैल्यू। तो सबसे पहले बताओ, चार्ज हमको गिवन है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले। क्या? Q इक्वल्स टू एन ई का, है ना। Q इक्वल्स टू एन ई का, अरे बोलिएगा 1 माइक्रोकुलाम इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। अच्छा, ये E की वैल्यू गिवन है बच्चा, ठीक है। चार्ज का अमाउंट हमको नहीं पता अभी, ठीक है, सही है। अब हमको Q इक्वल्स टू एन ई से हमको बच्चे निकालना है क्या? N की वैल्यू। तो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई ई। E की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19। हमको Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना हमारे पास चार्ज है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आ जाओ करते हैं। बच्चा हमको पता है I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है ना। अरे बोल हाँ या ना। हमको पता है I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। तो Q की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 हमारे पास वैल्यू आया था। अच्छा, पर सेकेंड की बात कर रहा था, है ना, पर सेकेंड, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड है। तो 1 हो गया, तो यानी कि चार्ज की वैल्यू सीधा सीधा हो गई 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बच्चे, बस हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻6 पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 6 प्लस का 19। तो n की वैल्यू देख, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करो आप। देख, इसको हम लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻13। ठीक है बच्चा, 10⁻13 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा इसको कट्टी पिट्टी करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 से काट लो, ये 8 बार, ये 5 बार जाएगा। तो n की वैल्यू 5/8 इंटू 10⁻13। तो अब क्या करोगे? चलो पॉइंट्स लगा लो। तो हमारे पास ये 50 हो जाएगा, 6 बार जाएगा ना 48।
8 6 जा 48 हो जाता है, तो 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 बार में जाएगा और उसके बाद 5 बार में, तो कट्टी पिट्टी खत्म। तो 0.625 इंटू 10⁻13 है ना बच्चे। इसको हम लोग 6 n की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लो क्या ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 0.625 इंटू 10⁻13 यानी कि हमारे पास ये वाला आंसर गिवन है। ठीक है, वैसे लिखता तो नीचे वाला भी आंसर सही हो जाता। समझ में आ रही बात? हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीखा था टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहां गया, इंक्रीजेज। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अरे बोलोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel. Equivalent EMF of the combination is। तो बच्चे फॉर्मूला वही होता था E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, सीधा सीधा हमने देखा था। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। An electron having charge E and mass m is moving in a uniform electric field E. Its acceleration will be। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? An electron having charge E and mass m is moving in a uniform electric field E. Its acceleration will be। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, तो अपन को पता है सर कि वो करता है Q इंटू ई का। ठीक है, और ये मेरे प्यारे बच्चों उसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा QE/m का। तो कहाँ है QE/m, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल ई कैपिटल E/m हो जाएगा। बोल हाँ या ना? तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक बात है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बता दो। तो 1 किलोवाट आवर है ना, तो इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर्स, ऐसे लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है 1 इंटू किलो का मतलब 10⁻3, ये वाट हो गया। आवर्स को हम बच्चे सेकेंड में चेंज करते हैं, तो 1 घंटे मेरे प्यारे बच्चों 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसी को आप कैलकुलेट कर लो और आंसर बता दो। तो आपको दिख रहा है कि देख ये 3600 है ना, तो 3600 को ऐसे लिखो, 10⁻3 को ऐसे लिखो। इसको मैं 3.6 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूं, और ये वाला 10⁻3 एज इट इज हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा हमारे पास, जूल सेकेंड। ठीक है, नहीं जूल सेकेंड नहीं, जूल ही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए ऑप्शन करेक्ट। हमने सिखाया था आपको कि किलोवाट आवर्स क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। किसका बच्चे? एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, if a uniform wire of resistance 16 ohm is cut into 4 equal parts and attached in parallel combination, the equivalent resistance is। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, हमारे पास मान लो एक वायर है ना,
और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 16 ओम है। कितना है बच्चों, 16 ओम। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया था, मान लो 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स और 4 पार्ट, ऐसे इक्वल पार्ट इसको मान लो, ठीक है। तो जब इक्वल पार्ट्स होगा तो क्या हर एक का बच्चे जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम 4 ओम 4 ओम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 पार्ट्स हो गया तो 16 को 4 भागों में बांट दो। हाँ जी। अब कह रहा है इनको पैरेलली कनेक्टेड किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पैरेलली जब कनेक्टेड करोगे तो मेरे प्यारे, जब पैरेलल कनेक्शन का कैसे करते हो, ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ये चारों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। अब इसका भी 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है। तो बच्चा लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम लिखते हैं ऐसे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने होंगे ऐसे जुड़ते जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सब कुछ 4 4 4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, या तो इसको सीधा डायरेक्ट 4 इंटू 1/4 कर लो, है ना, क्योंकि 1/4 को 4 बार ऐड किया गया है। और या आप जैसे करते हैं कि 4 का एलसीएम, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे मतलब आप वैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपने हिसाब से। तो ऊपर भी 4/4 यानी कि 1 ओम हमारे पास सही आंसर आएगा, ठीक है। कितना बच्चों, 1 ओम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चे, 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 12, एकदम बच्चा इसी के जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 भी, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि क्या आंसर होने वाला है। करूं मैं, चलो। कह रहा है अनयूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स। ओ माय गॉड, अभी हमारे पास 16 था, 16 के जगह पे आर हो गया, अब उसको एन इक्वल पार्ट्स में काट दे रहा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर है। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों छोटा 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 कितना काट रहा है बच्चों, एन पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, एन पार्ट्स में इसको कट करेगा, ठीक है। तो अगर आर रेजिस्टेंस है और उसको एन पार्ट्स में काटा गया है तो एक एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, इंडिविजुअल, एक एक का हो जाएगा बच्चा आर बाई एन, सबका आर बाई एन, आर बाई एन। अरे बोल हाँ है ना, पूरे एन पार्ट्स का आर है तो एक पार्ट्स का क्या होगा, आर बाई एन हो जाएगा। बात समझ में, वही कि 10 रुपए में अगर 10 चॉकलेट मिलता है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा या एक चॉकलेट का दाम बताइए, जो भी, ठीक है। तो वही आप लोग 10/10 करते हो, तो वही हालचाल यहाँ भी है, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। तो मेरे पास जो कह रहा है, फिर से आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। दीज पार्ट्स आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, फिर से वही क्वेश्चन, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं फिगर बनाने नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधा लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट। समझ गए ना आप लोग, बोलो, इतना तो समझना पड़ेगा, आप लोग बड़े बच्चे हो गए, बदमाशी मत करो। तो लिखूंगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn, ऐसे लिखेंगे हम लोग क्योंकि n है। तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर 1/R1, R1 की जगह पे क्या है, वही है R/n प्लस 1/R/n प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या ऐसे ही n तक हो जाएगा ना बच्चे, बोलो, टिल n हो जाएगा ना। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्यों ना, जैसे मैंने कहा ना कि 1/4 1/4 प्लस 1/4, 4 बार अगर 1/4 1/4 1/4 ऐड करना है तो क्यों ना मैं 4 इंटू 1/4 कर दूं। तो उसी टाइप से क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 1/R/n को 1/R/n को n बार ऐड करना है, तो क्यों नहीं मैं n इंटू दिस लिख दूं। अरे बोलेगा, अगर 2 को आप 100 बार ऐड करना चाहते हो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2,
ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों ना इसको n टाइम्स लिख दो, n टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों ना हम लोग इसको लिख दें 2 × 100, बात तो सेम ही होगी। तो वही हालचाल इसका है। तो हमारे पास, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, तो ये n है, ये n कूद के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n/r, यानी कि n²/r। अब मेरे प्यारे बच्चों पटको उठा के पटक दो। तो जब पटकोगे तो आपको क्या मिला, आपको मिला r = r/n²। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है r/n² है। तो ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, नाजी। केवल और केवल कंडक्टर फॉलो करता है। ठीक है बच्चे। चलो 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd varies with the intensity of electric field as per the relation। तो बच्चे vd का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू का नहीं, vd इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ होता था ना। तो यहां से हमको दिख रहा है कि vd क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पढ़ो, vd इज डायरेक्टली ना जी, vd इनवर्स ना जी, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। जंक्शन रूल यानी कि बच्चा केसीएल की बात कर रहा है। केसीएल क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। चार्ज कहाँ है जी, बी ऑप्शन। ठीक है, किरचॉफ जंक्शन रूल कहे, किरचॉफ करंट लॉ कहे, किरचॉफ बच्चे फर्स्ट लॉ कहे, सारी बातें क्या है, सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो हमने कहा बच्चे वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बाकी टेम्परेचर। तो कहाँ है, टेम्परेचर अपने पास करेक्ट आंसर है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n cells each of EMF capital E and internal resistance R are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। मेरे प्यारे बच्चों याद करो वो दिन जब हमने सेल के कॉम्बिनेशन को समझा था। तो चलो मैं यहाँ पे एक फिगर अपने प्यारे बच्चों के लिए बना देता हूं। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही मतलब n तक हो जाएगा। इसको मैं बना देता हूं और भी बनाना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस भी। चलो समझ रहे हो ना, सबका बच्चों ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सबका वही सेम टू सेम है। और ये एन सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, वही क्वेश्चन कह रहा है। इफ एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमने पैरेलली में इनको कनेक्ट कर दिया। अब हमने कहा था बच्चों ई इक्विवेलेंट क्या होता है, तो सबका इक्विवेलेंट ई होता है, लेकिन आर इक्विवेलेंट के बारे में हमने क्या बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि सब जब पैरेलली कनेक्टेड हैं तो आप सर ऐसे कहते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहां तक बच्चे, n तक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं इसको 1/r इक्वल, अभी जस्ट वैसे ही हम लोग करके आ रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग करके आ रहे हैं इस चीज को कि अगर n तक इसको ऐड करना तो क्यों नहीं n टाइम्स 1/r लिख दो।
तो यानी कि R इक्वलेंट क्या दिख रहा है, R बाई N दिख रहा है। ठीक है, तो E इक्वलेंट E और R इक्वलेंट R बाई N। ठीक है बच्चे, तो E R बाई N यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? आई सर, आई सर। चल, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन इज, हमने बच्चे जब पढ़ा था रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है, तो वहां पे हमने एक ग्राफ दिखाया था, इसमें एक रेजिस्टिविटी का आईवी ग्राफ था हमारे पास, है ना बच्चों? बोलो हाँ या ना। तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीन का क्या होता है, वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था। ठीक है, तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पहला ही ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर। इस बात को आप याद रखेंगे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देख, जैसे मान ले आपको समझाने के लिए मैं एक ऑप्शन ले लेता हूं, मान लो दो ही रजिस्टर आप लोग ऐड कर लो, एक 2 है और एक मान लो एक 4 है और एक 2 है, ऐसे ले लो। ठीक है, 4 ओम और 2 ओम का हमने 2 रजिस्टर ले लिया, इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 इंटू 4, 2 प्लस 4, यही तो यानी कि 8/6 यानी कि 4 3, अरे बोल यही तो होगा। तो इसको अगर कट्टी पिट्टी करते हो तो 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, ऐसे समथिंग आने लग जाएगा, यानी कि 1.33 समथिंग आएगा। तो यानी कि ये जो 1.33 आर इक्विवेलेंट आपका आया है 1.33, वो क्या है, वो 4 और 2 दोनों से कम है ना, तो डिक्रीज होता है। यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारे पास बी, डिक्रीज आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ओहमिक कंडक्टर का हमारे पास जो ग्राफ बनता है वीआई ग्राफ, वो क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर वीआई ग्राफ गुड कंडक्टर, हमने एक सीखा था बच्चों फिगर, जिसमें ऐसा ही फिगर था। ठीक है, तो ये जो डॉट लाइन है वो लीनियर ओमिक सर्किट का था, और ये मेरे प्यारे बच्चों गुड कंडक्टर का था। ठीक है, तो अपने पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? चलो, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बिल्कुल सही बात है। अगर मान ले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को ऐसे ऐड कर दिया, आई करंट फ्लो हो रहे, तो सब में आई 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 ही तो जाता है बच्चा लोग, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ना तो थर्मल ना तो दोनों। बात समझ में आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे लिए सही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24, इक्वेशन समेशन इज इक्वल्स टू आई आर इज अप्लीकेबल टू विच लॉ, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा कि ये क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, या किरचॉफ सेकेंड लॉ आप कह लीजिए। तो ये हमारे पास केवीएल था। अरे बोल, ऐसे तो लिखते थे डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 या आई आर जो भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास केवीएल यानी कि किरचॉफ सेकेंड लॉ है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2025 का आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है a 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस बोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो मेरे प्यारे बच्चों देख, P की वैल्यू गिवन है 100 वाट और
वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू यहां से वी स्क्वायर बाई पी कर लेंगे। वी स्क्वायर क्या है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है बच्चा, 100। चलो, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 220 का 2 बार गुणा कर लो भैया, और डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0 कट्टी पिट्टी हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा 22 इंटू 22। अब ये क्या होता है बच्चों 484 हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल सी बात है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। कह रहा दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो भैया वो क्या होता है, जीरो होता है। किरचॉफ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक बच्चा, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास इस वाले चैप्टर के 26 MCQ क्वेश्चन थे, जिनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो 26 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इनको एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूं मैं। इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स? तो नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने सीखा था कि सभी कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो V और I के रेशियो को फॉलो नहीं करते। तो लिखेंगे आप ऐसे, नो इट इज ओनली ट्रू फॉर मेटालिक कंडक्टर्स प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेंथ चेंज होना नहीं चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी हमने फिजिकल कंडीशन में बात किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग इन इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का ही है, और इसी क्वेश्चन को अगर 3 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा तो पूरा आप डेरिवेशन करोगे। ठीक है, तो इतना कहा, तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, I इज इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, ये रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों होती है कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस टाइम लगाने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग लिखोगे, इट इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको VD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछ रखा है, उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये है। ठीक है, I इज इक्वल्स टू NEAVD का। बोलो, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है डिफाइन टर्म मोबिलिटी। मोबिलिटी को आपको डिफाइन करना था, तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि VD इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू VD बाई E। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, बात समझ कैसे लिखते हैं? चलो मैं बता देता हूं आपको। अगर मान ले VD की वैल्यू क्या होती है? VD की वैल्यू होती है E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट्टी पिट्टी हो गया, तो हमारे पास बचा E टाउ बाई M के। तो E टाउ बाई M भी इसका फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट मेरे प्यारे बच्चों मीटर पर वोल्ट सेकेंड होता है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहां तक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक, जिसमें हमने बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से आपको करना है। बात समझ में आई? सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो इसका होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो वो आपका जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तो 3 नंबर और 5 नंबर की बात होती है जी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले लेक्चर में यहां तक ही। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप अपने किसी भी क्वेश्चन को जिसमें आपको डाउट है, आप उसका फोटो क्लिक करके या मेरे प्यारे बच्चों टाइप करके आप फिलो एप्लीकेशन पे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके अपने सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ मेरे प्यारे बच्चों आपको जरूर उठाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।